हेलो, हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। फर्स्टली दोस्तों, आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, रिसीविंग एंड पर पैरेलल फीडर के द्वारा नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले प्रोटेक्शन। दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर्स बाय यूजिंग डायरेक्शनल ओवर करंट रिले ऑन रिसीविंग एंड। मतलब क्या है दोस्तों कि सिरों पर दिशात्मक अतिधारा रिलेज के प्रयोगों द्वारा समांतर पोषकों का रक्षण। दोस्तों, इसमें अंतर क्या है? यह नॉन डायरेक्शनल है, मतलब अदिशात्मक है, और वह दिशात्मक है। दोस्तों, इसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट है टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, मतलब काल क्रमिक अतिधारा रक्षण। दोस्तों, इसमें क्या क्या कितने पॉइंट बनते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। आइए दोस्तों, फर्स्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। रिसीविंग एंड पर पैरेलल फीडर के द्वारा नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले प्रोटेक्शन। मतलब क्या है दोस्तों कि ग्राह्य सिरों पर अधिशात्मक अतिधारा रिलेज का प्रयोग करते हुए समांतर पोषकों का रक्षण हम किस प्रकार करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार की प्रणाली में B1 व B2 जनरेटिंग बस बार और B3 B4 लोड स्टेशन बस बार, अर्थात इसे ग्राहक सिरा या रिसीविंग एंड बस बार चित्र में प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, पहले आप ये चित्र देख लीजिए। यह जो मेरा चित्र है, इसमें क्या है, यह B1 और जो B1 और B2 है, यह क्या है दोस्तों, यह मेरा जनरेटिंग बस बार है। और जो मेरा B3 और B4 है दोस्तों, यह मेरा लोड स्टेशन बस बार है। क्या है दोस्तों, यह जो सिरा होता है यह रिसीविंग एंड बस बार होता है। इसे जो ग्राहक सिरा बोलते हैं दोस्तों, यह रिसीविंग एंड, यह मेरा क्या है, रिसीविंग एंड बस बार है, जो दोस्तों मेरा क्या है, डायग्राम में दिखाया गया है। जिनके बीच L1, L2 तथा L3, L4 फीडर्स को पैरेलल में संयोजित किया गया है। दोस्तों, जिनके बीच क्या है, यह जो मेरा L1 और L2 है और L3 और L4 है, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? फीडर्स क्या किसमें कनेक्टेड है दोस्तों? पैरेलल में ये क्या है, संयोजित किए गए हैं। उसके आगे है दोस्तों मेरा, यह रेडियल फीडर होते हैं। दोस्तों, यह कैसे फीडर होते हैं? यह हमारे रेडियल फीडर होते हैं। इनमें अलग अलग सिरों पर 4 नॉन डायरेक्शनल रिले लगाए जाते हैं, जिसका संयोजन निश्चित धाराओं के मांग पर स्थापित किया गया है। मतलब क्या है दोस्तों कि सिरों पर इनके ये जो सिरे होते हैं, ये दोस्तों क्या है, ऊपरी सिरा है, जहां पर क्या है, नॉन डायरेक्शनल, 4 नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है दोस्तों? अदिशात्मक रिले। ये देखिए, मेरा अदिशात्मक रिले चारों लगे हुए हैं, R1, R2, R3, R4। दोस्तों, यह क्या है, यह अदिशात्मक रिले है। इसका मेन मतलब समझेंगे कैसे कि यह दिशात्मक अदिशात्मक है। ये देखिए दोस्तों कि इनमें दोनों साइड तीर बनी हुए हैं। अदिशात्मक रिले होगा कि दोनों साइड इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं है, तो यह क्या होगा, जिसका कनेक्शन किससे होता है, निश्चित धारा की मांग पर स्थापित किया जाता है। दोस्तों, यह मेरा जनरेटिंग बस बार है, यह मेरा लोड स्टेशन बस बार है, इसको आप याद रखिएगा। उसके आगे है दोस्तों मेरा, यदि लाइन L2 L4 में अर्थ फॉल्ट होता है। दोस्तों, यह जो मेरा लाइन है L2 और L4, इन दोनों के बीच में ये जो मेरा अर्थ फॉल्ट होता है, उस स्थिति में क्या होगा, उस लाइन में प्रदूषित धारा उत्पन्न होती है। दोस्तों, जब मेरा L2 और L4 में के बीच अर्थ फॉल्ट होता है, तो उस स्थिति में जो लाइन होगी, इस लाइन में क्या होगा दोस्तों, फॉल्ट करंट होती है, क्योंकि फीडरों के प्रेषक सिरे पर लगे हुए रिले R1 व R2, जिनका ऑपरेटिंग टाइम 1 सेकंड है। दोस्तों, आप पहले देख लीजिए, ये जो मेरा ये ऊपर का सिरा है, या इसे क्या बोलते हैं, प्रेषक सिरा। ये R1 और R2, ये मेरा प्रेषक सिरा है, जिसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है दोस्तों, 1 सेकेंड है। और जो मेरा R3 और R4 है, इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है दोस्तों, 0.1 सेकेंड है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि ऑपरेटिंग टाइम 1 सेकेंड है। उसकी अपेक्षा रिसीविंग एंड पर लगे रिले R3 व R4। दोस्तों, यह मेरा रिसीविंग एंड जो सिरा होगा R3 और R4, इसका क्या ऑपरेटिंग टाइम कितना होगा दोस्तों, R3 व R4 से 0.5 सेकेंड कम है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा R1 और R2 है, इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 1 सेकेंड है। और जो मेरा रिसीविंग एंड पर लगा जो रिले है, वो R3 व R4 वो से 0.5 सेकेंड कम है। इसलिए R3 तथा R4 रिले सर्वप्रथम प्रचालित होकर उससे संबंधित सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। दोस्तों, जिसका ऑपरेटिंग टाइम कम होगा वही तो सबसे पहले प्रचालित होगा। तो इसमें किसका ऑपरेटिंग टाइम कम है, R3 और R4 का, जिसके कारण यह मेरा सबसे पहले प्रचालित होगा और इससे सर्किट ब्रेकर को क्या करेगा दोस्तों, ट्रिप कर देगा। उसके आगे है दोस्तों मेरा
जिससे रिसीविंग एंड पर आने वाली सप्लाई पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। दोस्तों जब मेरा R2 और R3, ये दोस्तों देखिए, जब मेरा R2 और R3 और R4 ये दोनों जो रिले होगी ये प्रचारित हो जाएंगी, तो इससे सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, जिससे मेरा रिसीविंग एंड पर जो आने वाली सप्लाई होगी वह पूर्णतः क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए दिशात्मक अतिधारा रिले का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो मेरी ये जो इस प्रकार की कमी होगी उसको हम दूर करने के लिए डायरेक्शनल रिले का प्रयोग करते हैं, रिले का प्रयोग किया जाता है, और अदिशात्मक अतिधारा रिले का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इसमें हम डायरेक्शनल रिले का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो रिसीविंग एंड पर आने वाली सप्लाई पूर्णतः जो समाप्त हो जाती है, इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए हम डायरेक्शनल रिले का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम नॉन डायरेक्शनल रिले का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके आगे है दोस्तों मेरा सेकेंड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर्स बाय यूजिंग डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज ऑन रिसीविंग एंड। मतलब क्या है दोस्तों, ग्राह्य सिरों पर दिशात्मक अतिधारा रिलेज के प्रयोग द्वारा समांतर पोषकों का रक्षण। दोस्तों उसमें क्या था, नॉन डायरेक्शनल अदिशात्मक रिले के द्वारा था, और इसमें क्या है दोस्तों कि दिशात्मक रिले के द्वारा क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमें दो नॉन डायरेक्शनल रिले का प्रयोग जनरेटिंग बस बार पर था, दो डायरेक्शनल रिले का प्रयोग रिसीविंग एंड पर किया जाता है। दोस्तों पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए। इसमें क्या है, यह जो मेरा क्या है, इसमें दो जो नॉन डायरेक्शनल रिले होगा उसका प्रचालन किया है जनरेटिंग बस बार। दोस्तों हमने आपको पहले बता दिया कि इसमें जनरेटिंग बस बार कौन है और लोड स्टेशन बस बार कौन सा है। दोस्तों यह मेरा जो है यह क्या है, जनरेटिंग बस बार है, यहाँ पे आप जी लिख सकते हैं। और दोस्तों यह मेरा क्या है, लोड रजिस्ट्रेशन बस बार है, ये मेरा लोड है। तो यह इसके क्या है, जो दो इसमें सिरे होते हैं उसमें दो नॉन डायरेक्शनल रिले का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह जो मेरा होगा यह नॉन डायरेक्शनल रिले होगा, तो इसमें हम दो नॉन डायरेक्शनल रिले का प्रयोग जनरेटिंग बस बार पर करते हैं, और दोस्तों इसमें दो डायरेक्शनल रिले का भी प्रयोग करते हैं, रिसीविंग एंड पर किया जाता है। दोस्तों आप नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल में अंतर देख लीजिए कि अगर आपका ये सिंबल बनाएगा मतलब इसमें कोई दोनों दिशा में होगी, इसमें किस दिशा में जा रही है इसमें कोई निश्चित नहीं है, अदिशात्मक है दोस्तों। और इसमें अगर एक ही तीर बना है मतलब इसकी तो दिशा फिक्स है ना कि यह इसी दिशा में मूव कर रही है, हमारा जो यह दिशात्मक रिले यह इसी दिशा में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि डायरेक्शनल रिले और नॉन डायरेक्शनल रिले में क्या अंतर है, वो हम देख लेंगे दोस्तों। तो उसके आगे क्या है कि दो डायरेक्शनल रिले का प्रयोग रिसीविंग एंड पर किया जाता है, जिसमें बिंदु बी प्रदोषी होने के उपरांत चारों तरफ से धारा बी की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों जो इसमें क्या होगा, बिंदु बी होगा, ये दोस्तों ये मेरा क्या होगा, जिसमें जो बिंदु बी फॉल्ट होगा, फॉल्ट होने से मतलब इसमें जो फॉल्ट उत्पन्न होगा वह चारों तरफ से धारा बी की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों इसमें जो फॉल्ट होगा इसके चारों तरफ क्या होगी, मेरे करंट प्रवाहित होगी, जिससे क्या होगा दोस्तों कि मेरी जब करंट प्रवाहित होगी जिससे R4 रिले प्रचारित होकर लाइन L2 L4 को अलग कर देती है। दोस्तों अब ये जो मेरा ये चारों तरफ इसमें करंट इसमें जब चारों तरफ करंट मूव करने लगेगी मतलब चारों तरफ प्रवाहित होने लगी, तो जो R4 होगा, यह जो R4 रिले है ये क्या है दोस्तों, यह दिशात्मक रिले है जो प्रचारित होगा। यह लाइन जो मेरा लाइन जा रहा है क्या, L2 और L4। दोस्तों इसमें जो लाइन L2 और L4 है यह इसको क्या कर देगा दोस्तों, अलग कर देगा, मतलब फॉल्ट्स को अलग कर देगा, जिससे यह बस बार B3 और B4, दोस्तों यह जो मेरा बस बार है B3 होगा और B4 होगा, वह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोस्तों जब मेरा यह अलग R4 प्रचारित हो जाएगा तो यह दोनों को अलग कर देगा, जिससे मेरा B3 और B4 क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। इसके पश्चात R2 रिले L3 L4 से बस बार B1 और B2 को प्रचारित होकर अलग कर देती है। दोस्तों इसके पश्चात क्या होगा, जो मेरा R2 होगा, यह जो R2 रिले है यह मेरा L3 और L4 से क्या करेगा, बस बार B1 और B2 को, यह मेरा जो R2 होगा यह क्या करेगा, L3 और L4 से बस बार जो होते हैं उसको क्या करेगा, B1 और B2 को प्रचारित होकर अलग कर देगा। दोस्तों इसमें जो B1 और B2 हो उसको भी प्रचारित करके क्या कर देगा, अलग कर देगा, जिससे जो मेरा यह फॉल्ट होगा L3 और L4 फीडर को पूर्णतः वियोजित कर देगा। दोस्तों इसमें जो फॉल्ट होगा वो मेरा क्या करेगा, जो L3 और L4 है इसके बीच में जो फॉल्ट हो रहा है फीडर को क्या करेगा, पूर्णतः वियोजित कर देगा। मतलब क्या है दोस्तों कि पूर्णतः अलग कर देगा। उसके आगे है दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं हिंदी में कि क्रमिक काल। मतलब क्या है दोस्तों कि यह काल क्रमिक अतिधारा रक्षण, मतलब टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। आइए दोस्तों देखते हैं टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन होता क्या है।
सॉरी दोस्तों, इसमें आर भी होगा, GRA आप कर लीजिएगा, मेरे से मिस्टेक हुआ। देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि इस प्रकार की अतिधारा रक्षण में समय महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों जो मेरा इस प्रकार का ओवर करंट प्रोटेक्शन होगा, इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें सबसे क्या महत्वपूर्ण होता है, टाइम होता है, समय होता है। दूसरे शब्दों में समय व्यवस्थित रिले इस प्रकार से लगा होता है कि प्रदोष होने पर यह तंत्र के केवल प्रभावी भाग को तंत्र से अलग कर देता है। दोस्तों जो मेरा इस प्रकार का ओवर करंट प्रोटेक्शन होगा, उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, टाइम होता है। जो दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो समय व्यवस्थित रिले, तो जो इस प्रकार का रिले लगा होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो मेरा फॉल्ट होता है, फॉल्ट होने पर यह तंत्र हो जाए, मतलब यह जो होता है तंत्र, वह केवल प्रभावी भाग को अलग कर देगा। जैसे जो फॉल्ट होगा उसी को अलग कर देगा दोस्तों। तो इसकी कुछ प्रमुख योजनाओं का वर्णन निम्न है। आइए दोस्तों इसमें क्या क्या योजना है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है दोस्तों हमारा रेडियल फीडर। दोस्तों हमने रेडियल फीडर के बारे में आपको पहले बता रखा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका पूरा फुल डिटेल है, इसमें क्या क्या योजनाएं होती हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों मेरा रेडियल फीडर, जिसे हम दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अरीय पोषक। तो देखते हैं दोस्तों कि यह होता क्या है। रेडियल फीडर का प्रमुख गुण यह है कि इसमें शक्ति प्रवाह एक ही दिशा में होता है। दोस्तों मेरा जो रेडियल फीडर होगा उसका इसमें जो इसमें जो शक्ति प्रवाह होगा वह सिर्फ एक ही दिशा में होगा। मतलब क्या होगा, डायरेक्शनल दिशा में होगा दोस्तों, इसमें नॉन डायरेक्शनल नहीं, सिर्फ दिशा, इसमें इसकी दिशा निश्चित होगी कि एक ही दिशा में होगा। तो इसमें या फिर इस दिशा में हो या फिर इस दिशा, एक ही दिशा में होगा, इसकी दिशा क्या होगी दोस्तों, निश्चित होगी। जो जनरेटर या सप्लाई सिरे से लोड की ओर होता है दोस्तों, जो उसका मतलब क्या होगा या किस दिशा में होगा, जो जनरेटर या सप्लाई सिरे से लोड की ओर होता है। अरीय फीडर का समय क्रमिक क्षरण निम्न युक्तियों से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसका जो क्रमिक क्षरण मतलब क्या टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन है, यह निम्न युक्तियों से प्राप्त किया जाता है। जैसे दोस्तों क्या है, निश्चित काल रिले या इनवर्स काल रिले, मतलब डिफिनिट टाइम रिले या फिर इनवर्स टाइम रिले। आइए दोस्तों देखते हैं कि डिफिनिट टाइम रिले होता क्या है। बाय यूजिंग डिफिनिट टाइम रिले, इस प्रकार के रेडियल फीडर या ओवर करंट प्रोटेक्शन इस रिले द्वारा प्रदर्शित है। दोस्तों जो मेरा इस प्रकार का रेडियल फीडर होता है वह ओवर करंट प्रोटेक्शन इस रिले द्वारा क्या है, व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक रिले का ऑपरेटिंग टाइम निश्चित होता है। जैसे रिले डी का प्रचालन टाइम 0.5 सेकेंड है और इस निश्चित टाइम उत्तरोत्तर कम हो जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि आइए इसको हम आपको डायग्राम में समझाते हैं कि दोस्तों ये जो मेरा एक एक रिले होगा, वो प्रत्येक रिले होगा, वो ऑपरेटिंग टाइम निश्चित होता है। इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। जैसे रिले डी का प्रचालन टाइम 0.5 सेकेंड है तो और उस निश्चित टाइम रिले उत्तरोत्तर कम हो जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि यह जो मेरा जनरेटिंग पॉइंट है दोस्तों, यह मेरा क्या है, जनरेटिंग पॉइंट है, जनरेटिंग बस बार है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि यह जैसे मेरा डी है, इसका 0.1 सेकंड है, यह दिन पे दिन कम होता जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, अगर यह मेरा ए पॉइंट जो यह 2 सेकंड है तो यह क्या होगा, इसकी ऑपरेटिंग टाइम निश्चित होती है। इसके 2 सेकंड के बाद यह लगातार कम होता चला गया, जैसे 2 सेकंड, फिर 1.5 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 0.5 सेकंड। तो इसमें क्या है, जो रिले का प्रचालन हुआ उसका मतलब टाइम कितना होगा, 0.1 सेकंड होगा, और ई पे आके दोस्तों यह एकदम समाप्त हो जाएगा। तो यही है दोस्तों कि इसमें और दोस्तों इसकी एक दूरी है, डिस्टेंस है दिखा रहा है, और यह मेरा ऑपरेटिंग टाइम है, या कितने टाइम में कितना, और इसके बीच में क्या है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर लगा होता है। सेकंड पॉइंट दोस्तों मेरा सेकेंड पॉइंट है दोस्तों मेरा बाय यूजिंग इनवर्स टाइम रिले। दोस्तों यह क्या होता है कि इनवर्स टाइम रिले क्या होता है कि इस रिले के प्रयोग में प्रचालन समय प्रचालन बिंदु धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों जो मेरा इस प्रकार का रिले होता है, इसमें जो प्रचालन समय होता है वो प्रचालन विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस व्यवस्था के साथ रिले का प्रचालन निम्न होता है। दोस्तों जो मेरा इस प्रकार की व्यवस्था इसमें जो रिले होता है, इसका प्रचालन क्या होता है, निम्न होता है। यदि किसी परिपथ में ABC इनवर्स अभिलक्षण वाले रिले हैं, दोस्तों अगर किसी सर्किट में ABC जो मेरा होता है वो इनवर्स अभिलक्षण वाले रिले हैं, तो यदि प्रदोष B और C भाग में फॉल्ट उत्पन्न होता है तो रिले भी A से पहले प्रचालित हो जाता है। मतलब क्या है दोस्तों इसका कहने का, आप डायग्राम में देख लीजिए, मेरा जनरेटिंग पॉइंट है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि यह जो मेरा प्रचालन समय है वो प्रचालन विद्युत करंट जो होगा, उसमें विद्युत करंट के क्या होगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो साथ साथ जो मेरा रिले लगा होता है, इसमें ABC अगर मेरा क्या इनवर्स अभिलक्षण वाला है दोस्तों, ये मेरा क्या है, अभिलक्षण है, तो इसमें जो रिले होगा, यदि मेरा मतलब फॉल्ट जो होगा वो B और C भाग में फॉल्ट जो उत्पन्न होता है, तो मेरा जो
अगर बी और सी में उत्पन्न होगा तो जो मेरा रिले ए होगा दोस्तों वह पहले ही प्रचालित होगा, मतलब क्या होगा कि पहले ही जो मेरा फॉल्ट होगा, फॉल्ट कंडीशन में वो अलग हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें भी क्या है, यह प्रचालन टाइम समय है, मतलब क्या है ऑपरेटिंग टाइम है, और इसकी भी दोस्तों यह क्या है डिस्टेंस दिखाई गई है। यह मेरा अभिलक्षण है दोस्तों, तो आप देख लीजिए। उसके आगे है दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पैरेलल फीडर। हमारा पैरेलल फीडर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन इसमें हम आपको डायग्राम में बताएंगे कि इस प्रकार की प्रदाय का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर निरंतर सप्लाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों पैरेलल फीडर का उपयोग हम कहां पे करते हैं, जहां पर हमें हमेशा लगातार निरंतर सप्लाई की आवश्यकता होती है, वहां पे हम पैरेलल फीडर का उपयोग करते हैं। यदि एक फीडर में फॉल्ट होता है दोस्तों, अगर किसी एक फीडर में क्या होगा फॉल्ट होगा तो दूसरा फीडर सप्लाई देता है। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगी, अगर मेरा किसी भी एक फीडर में फॉल्ट होता है दोस्तों, ये देखिए आप डायग्राम देख लीजिए, अगर मेरा किसी एक में फॉल्ट उत्पन्न होगा दोस्तों तो क्या होगा, जो मेरा दूसरा फीडर होगा वह क्या होगा सप्लाई देना शुरू कर देगा। इसमें अदिशात्मक ओवर करंट की जगह दिशात्मक रिले का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें नॉन डायरेक्शनल रिले ओवर करंट अधिधारा रिले की जगह पे हम डायरेक्शनल रिले का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो मेरा क्या होगा कि जो मेरा एक फीडर में फॉल्ट होगा तो जो मेरा दूसरा फीडर सप्लाई देगा उसमें हम दिशात्मक मतलब डायरेक्शनल रिले का प्रयोग करते हैं। उसके आगे है दोस्तों हमारा, इसमें जनरेटिंग सबस्टेशन एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े होते हैं। दोस्तों यह इसमें क्या होता है, जो मेरा जनरेटिंग सबस्टेशन होता है वह एक दूसरे से किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े होते हैं, जिसके रक्षण की निम्न आवश्यकताएं हैं। दोस्तों ये पैरेलल में जो जनरेटिंग मतलब जो इसमें जनरेटिंग सबस्टेशन है वह एक दूसरे से पैरेलल में जब जुड़े थे तो इनके रक्षण की निम्न आवश्यकताएं होती है। क्या क्या आवश्यकताएं होती है दोस्तों देख लेते हैं कि फीडर के जनरेटर के पास एक नॉन डायरेक्शनल अतिधारा रिले लगा होता है। दोस्तों यह जो मेरा फीडर है इसके पास में नॉन डायरेक्शनल रिले लगा होता है। दोस्तों यह देखिए मेरा क्या है, नॉन डायरेक्शनल रिले है। इसका सिंबल हमने आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या है, यह जो मेरा फीडर है इसके पहले ही हम यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले लगा देते हैं, जिसका अभिलक्षण इनवर्स टाइम होना चाहिए। दोस्तों जिसका अभिलक्षण क्या होना चाहिए, इनवर्स टाइम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों मेरा कि सभी फीडरों के पास एक डायरेक्शनल रिले लगा होता है। दोस्तों जो मेरा फीडर होता है फीडर उसके बीच में क्या लगा, तो एक डायरेक्शनल रिले भी लगा होता है। अतः दोस्तों मेरा जो ये रिले क्यू है, यह जो मेरा क्यू है यह शक्ति प्रवाह समांतर अवस्था में होगा, परंतु जो मेरा रिवर्सिंग है यह पी पर होगा। दोस्तों ये जो मेरा क्यू होगा यह शक्ति प्रवाह करेगा, लेकिन जो मेरा होगा वह किस पे होगा दोस्तों, पी पे होगा। उसके आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिंग मेन्स सिस्टम। मतलब क्या है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं वलय मूचय तंत्र, रिंग मेन सिस्टम। तो आप दोस्तों इसमें ज्यादा वो सही होगा कि आप इंग्लिश सीख जानिए, इसलिए हम आपको हिंदी बता दें। वो हमने आपको कारण बता दिया कि हमने हिंदी आपको क्यों बता रखा है, क्योंकि आप पेपर में दोनों वो आपके साथ रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि हिंदी में क्या है या इंग्लिश में क्या है, आपको दोनों मालूम रहेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं रिंग मेन सिस्टम होता क्या है। इस तंत्र में विभिन्न सबस्टेशन जुड़कर एक रिंग बनाते हैं। दोस्तों जो मेरा डायग्राम में भी देख लीजिए कि मेरा जो इस प्रकार का सबस्टेशन है यह मतलब विभिन्न जो अलग अलग सबस्टेशन है यह जुड़कर बस एक रिंग बनाते हैं। दोस्तों ये देखिए एक रिंग बन गया है, जिसमें फॉल्ट उत्पन्न होने पर दोस्तों जब मेरा रिंग बन जाएगा तो इसमें जो फॉल्ट उत्पन्न होगा वह भाग वियोजित हो जाता है। दोस्तों इसमें जो फॉल्ट मेरा उत्पन्न होगा वह क्या हो जाएगा, परिपथ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। चूंकि शक्ति दोनों सिरों से दी जाती है, दोस्तों जो मेरा सप्लाई है वह क्या होगा, दोनों सिरों से दी जाती है, तो क्या होगा, अतः निरंतर सप्लाई फॉल्ट स्थिति में भी प्राप्त होता है। दोस्तों अगर मेरा फॉल्ट उत्पन्न होने पर वह भाग वियोजित हो जाता है तो शक्ति दोनों सिरों से दी जाती है, तो मेरा निरंतर जो सप्लाई फॉल्ट स्थिति होगी वह भी क्या फॉल्ट स्थिति में भी प्राप्त होती है। जो मेरा सप्लाई होगा वह भी फॉल्ट स्थिति में भी हमें प्राप्त होती रहेगी। जहां S1, S2, S3, S4 सबस्टेशन के साथ एक जनरेटर का रिंग मेन तंत्र या सिंगल लाइन डायग्राम प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मेरा सिंगल लाइन डायग्राम बता रहा है, जिसमें S1, S2, S3, S4 क्या है, सबस्टेशन के साथ एक जनरेटर का रिंग मेन तंत्र या सिंगल लाइन डायग्राम प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों मेरा जो सिंगल लाइन डायग्राम बना ये ABCDE, यहाँ पे उसके बाद फिर FGHIJ, यह दोस्तों मेरा क्या है, एक वो लगा है रिले लगा है, और इसमें क्या है कि इसके देखो टाइमिंग बताए, ऑपरेटिंग टाइम कौन ऑपरेटिंग टाइम किसके आधार पर हो रहा है। तो दोस्तों मेरा जो S1, S2, S3 और S4 सबस्टेशन है वह एक साथ जनरेटर के रिंग, ये जो मेरा जनरेटर है यह रिंग मेन तंत्र का सिंगल लाइन डायग्राम प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसमें डायरेक्शनल रिले का प्रयोग दोनों सिराओं में क्रमिक
क्रमिक रक्षण आवश्यक है। दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो डायरेक्शनल रिले होगा उसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम, दोनों सिराओं के क्रमिक रक्षण में आवश्यक है। किसी भी प्रदोष भाग को अलग करने के लिए प्रमुख रिले तथा उनकी सेटिंग निम्न होनी चाहिए। दोस्तों मेरा जो फॉल्ट होगा उस भाग को अलग करने के लिए हम रिले था उसमें जो सेटिंग होगी उसको हमें क्या करना है, निम्न होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि रिले ए तथा जे नॉन डायरेक्शनल होने चाहिए। दोस्तों देखते हैं जो मेरा रिले ए और जे है, मेरा ए और जो जे है दोस्तों, यह क्या होना चाहिए, नॉन डायरेक्शनल रिले होना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों कि अदिशात्मक रिले होना चाहिए और प्रत्येक सब स्टेशन की इनकमिंग तथा आउटगोइंग स्थान पर दिशात्मक रिले लगा होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो जहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग है वहाँ पे क्या होना चाहिए कि दिशात्मक रिले लगा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मेरा, रिले में उसका ऑपरेटिंग टाइम उचित होना चाहिए। जो मेरा उसका ऑपरेटिंग टाइम वो दोस्तों होता है वो क्या होता है, एक निश्चित समय उचित होना चाहिए। अर्थात अपोजिट डायरेक्शन होने पर भी रिले का प्रचालन समय आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित होना चाहिए। दोस्तों जो इसमें क्या होगा, रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वह एक निश्चित होना चाहिए। मतलब जिसका अपोजिट डायरेक्शन मतलब नॉन डायरेक्शनल दिशात्मक रिले के साथ अदिशात्मक रिले भी हो जाए तो क्या प्रचालन समय आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित होना चाहिए। दोस्तों इसमें भी यह जो फॉल्ट कंडीशन है, फॉल्ट उत्पन्न होगा, क्या करेगा दोस्तों कि यह मेरा परिपथ से क्या करेगा, वियोजित कर देगा। माना दोस्तों कि जो मेरा चित्त है उसमें प्रदर्शित भाग फॉल्ट होता है, वह सर्किट ब्रेकर ई तथा यह प्रचालित हो जाएंगे दोस्तों। तब क्या होगा कि जी के मान, यदि जी का मान जो होगा वह क्या करेगा, S1 S2 S3 S4 को सप्लाई प्राप्त होती है। दोस्तों जो मेरा जी का मान होगा इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि S1 S2 S3 S4 से क्या करेंगे दोस्तों, सप्लाई देंगे, जिससे मेरा सप्लाई प्राप्त होती रहती है तो अन्य कोई रिले ट्रिप नहीं रहेगी। दोस्तों अगर मेरा एक कोई सर्किट ट्रिप हो जाती है तो जो मेरा नेक्स्ट दूसरा होगा उसी के द्वारा हमें सप्लाई फॉल्ट मतलब फॉल्ट की कंडीशन होगी तब भी हमें सप्लाई क्या होगा दोस्तों, निरंतर मिलती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। नेक्स्ट टॉपिक का दोस्तों हम आपका ये मेरा प्रोटेक्शन ऑफ फीडर खत्म हुआ दोस्तों, ये मेरा यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यूनिट 4 छोड़ के दोस्तों हम आपको यूनिट 5 सब स्टेशन पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जो मेरा इंपॉर्टेंट है पहले जिससे मेरा क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं बोर्ड में, हम वो यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।